Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम फंडामेंटल राइट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 8 है ये। शुरुआत करते हैं एक सिंपल सवाल से। अगर कल से गवर्नमेंट बोल दे कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी रीज़न के बिना आपको जेल में भेज दिया जा सकता है, या फिर आपको सिर्फ आपके रिलीजन की वजह से ना कॉलेज में एडमिशन ना दिया जाए, कैसा लगेगा, है ना। शायद हम सब कहेंगे कि ये तो गलत है, और इसी गलत को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ ना लीगल प्रोविज़न नहीं है, बल्कि हमारी फ्रीडम, डिग्निटी और इक्वालिटी को गारंटी करता है। तो चलिए समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं ये। समझते हैं इसके मीनिंग से। तो फंडामेंटल राइट ना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये वो बेसिक राइट्स है जो हर इंसान की ना डिग्निटी, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके पास राइट्स ही नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, लेकिन अंपायर जो है वो जब चाहे वो रूल्स बदल सकता है, तो फेयर गेम होगा क्या? नहीं ना। इसी तरह से सिटीजन्स को आर्बिट्री एक्शन से बचने के लिए ना फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस की भी बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसके। तो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कहा जाता है। ये इंडिविजुअल को स्टेट के आर्बिट्री एक्शन से प्रोटेक्ट करता है, जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी को प्रमोट करता है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो है हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन देता है। अंबेडकर जी ने भी कहा था कि राइट्स के बिना ना डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है तो फंडामेंटल राइट्स उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले ना ये गारंटी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये राइट्स डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट चाहे तो भी ना इसे इजीली कह सकते हो कि आप रिमूव नहीं कर सकती। दूसरा है कि जस्टिसेबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। अगर आपके राइट्स ना वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। इमेजिन कि आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज ने रिलीजन के बेसिस पर एडमिशन देने से मना कर दिया, मतलब रिलीजन के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं दे रहे, वो आपका रिलीजन क्या है उसके बेसिस पे। अब आप ना डायरेक्टली कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो और वहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए ना आर्टिकल 32 जो है, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को हार्ट एंड सोल कहा है आर्टिकल 32 को। अब बात करते हैं कि ये नेगेटिव होता है नेचर में। अब सवाल आएगा कि भाई मतलब आप जिस तरीके से बात कर रहे हो कि ये प्रोटेक्ट करता है और ये बहुत सारी चीज़ें करता है, तो फिर ये नेगेटिव कैसे? तो ये स्टेट को कहता है कि ये काम आप नहीं कर सकते। जैसे स्टेट किसी पर्सन के साथ ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, तो हमारे लिए तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है, बट ये स्टेट के लिए नेगेटिव इन नेचर होता है, बिकॉज ये स्टेट को बताता है कि वो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है कि ये अवेलेबल होता है टू इंडिविजुअल एंड लीगल पर्सन। तो सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, कंपनीज भी कुछ राइट्स एंजॉय कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। ये यूनिवर्सल नहीं होता, सभी राइट्स ना सबको नहीं मिलता। कुछ राइट्स ना सिर्फ सिटीजन्स के लिए रिजर्व होती हैं, और कुछ राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स और एलियंस के लिए कॉमन होते हैं। फिर आते हैं फंडामेंटल बट नॉट एब्सोल्यूट। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक न्यूज़ स्प्रेड करें या वायलेंस प्रमोट करें। राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, और ये कैन बी सस्पेंडेड। नेशनल इमरजेंसी के टाइम ना कुछ राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन 2 राइट्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 एंड 21। ओके, अब आता है कि हु कैन एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। कौन एंजॉय कर सकता है, किसको मिलता है ये एंजॉय कर सकते हैं राइट्स? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या सारे फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को भी मिलते हैं? आंसर है नहीं, सिर्फ सिटीजन्स के लिए। जैसे आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 19 कुछ फ्रीडम्स देते हैं हमें, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, आर्टिकल 30 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है सिटीजन्स को मिलते हैं। बाकी जो है ना
कह सकते हो राइट्स ना जनरली फॉरेनर्स को देते हैं। जैसे अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है इंडिया में आते हैं तो उसको भी ना बिना रीज़न के आप जेल में नहीं भेज सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है सबको प्रोटेक्ट करता है। अब बात कर लेते हैं कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जब इमरजेंसी लगता है तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है, उसके बारे में। तो इमरजेंसी के टाइम ना राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। क्यों? क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ह्यूमन डिग्निटी एंड लाइफ सुप्रीम होती है। ये पॉइंट ना एग्ज़ाम में रेपिटेडली पूछा गया है। ओके, आर्टिकल 31A की बात करें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 31, ये ना लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 31B जो है ये 9th शेड्यूल के लॉज को प्रोटेक्शन देता है। एंड आर्टिकल 31C जो है ये सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने वाले लॉज को प्रोटेक्शन देता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गवर्नमेंट ने कुछ कह सकते हो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस बनाए हैं। अब जो है हम बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को वन बाय वन। सो आर्टिकल 12, फंडामेंटल राइट्स ना जनरली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होता है, ये हमने देखा, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले ये डिफ़ाइन करना था कि स्टेट है क्या, कौन है। सो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, मतलब प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, सब स्टेट के पार्ट है ना। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आता है इसके अंदर, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, आंध्र गवर्नमेंट, है ना, स्टेट असेंबलीज, ये सब हो गए। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, ये सारे। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिस्क्रिमिनेट करे तो फंडामेंटल राइट्स इन्वोक किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज़ भी होते हैं, जैसे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जैसे कि ONGC, LIC, एम्स, ये भी ना सिचुएशन में स्टेट के अंदर आते हैं कभी, है ना। इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ और एजेंसी ऑफ द स्टेट, ये एग्ज़ाम्स का फेवरेट है। कोर्ट देखती है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है, क्या ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग मिलने से कोई बॉडी ऑटोमेटिकली ना स्टेट नहीं बन जाती, है ना। सो अगर क्विक एग्जांपल देखें तो अगर गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करे और उस पर ना सब्सटैंशियल कंट्रोल रखे तो उसके एक्शन जो होते हैं ना, एक्शंस को फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 13 की बात करें जो बात करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। तो आप मान लीजिए कि पार्लियामेंट ना एक लॉ बना दिए, है ना, कोई भी सिटीजन्स गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। क्या ये लॉ वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो वॉइड होगा। सिंपल लैंग्वेज में तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसके बाद पार्लियामेंट, देन ऑर्डिनरी लॉज। सो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। आर्टिकल 31A क्या कहता है कि जो पुराने लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं वो इनकंसिस्टेंसी की एक्सटेंट तक जो है वॉइड हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 13(2) जो है, स्टेट कोई ऐसा नया लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अगर बनाता है तो कोर्ट्स उसे जो है स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर कल पार्लियामेंट लॉ बना दे सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग गवर्नमेंट जॉब्स लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि सॉरी, दिस वायलेट्स आर्टिकल 16, लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात कर लेते हैं। तो सवाल आता है कि कौन डिसाइड करेगा कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, है ना। जवाब है जुडिशरी। इसी पॉइंट को देखते हैं कि इसी पॉइंट को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक करता है कि क्या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अगर वायलेशन है तो कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, और इसी वजह से जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात कर लेते हैं। ओके, सो नाम ना थोड़ा फिल्मी लग रहा है। इमेजिन सूरज का इक्लिप्स लग गया तो क्या सूरज डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं ना, बस टेम्परली कवर हो जाता है। जब वो ग्रहण लगता है तो टेम्परली वो ढक जाता है ना। इसी तरह से अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो कम्प्लीटली डेड नहीं होता, वो बस इनएक्टिव हो जाता है। अगर इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाए तो लॉ फिर से एक्टिव हो सकता है, बस वही है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है? दिस वन। तो सपोज एक लॉ के 10 सेक्शन है,
ठीक है, सिर्फ सेक्शन 7 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या पूरा लॉ कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। कोर्ट सिर्फ ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को रिमूव करेगी, बाकी लॉ कंटिन्यू करेगा, और इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ओके, अब ना कुछ हम इम्पॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है गोलकनाथ केस। ठीक है, दिस वन, गोलकनाथ केस। सो कोर्ट ने 1967, तो कोर्ट ने ना कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973, हिस्टोरिकल जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फिर आता है मिनर्वा मिल केस 1980, कोर्ट ने बैलेंस मेंटेन किया कि दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में। AR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, ये ना 9 शेड्यूल के लॉज भी ना जुडिशियल रिव्यू से कम्प्लीटली इम्यून नहीं हो सकते, बिकॉज एक बीच में आया था कि 9 शेड्यूल में जो भी लॉज हैं उस पर कोई भी रिव्यू या ऐसा कुछ नहीं होगा, बट बाद में फिर कोर्ट ने बोला नहीं, सब पे रिव्यू होगा, कोई भी अब इम्यून नहीं है, आप उसको इम्यूनिटी नहीं दे सकते कि ये इस पे रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम बात करते हैं दिस वन। ओके, सो आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या होता है? सो आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ना वर्ड है एनी पर्सन, मतलब इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर, दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है। सो 2 एस्पेक्ट है आर्टिकल 14 का। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको समझ लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपल मतलब है कि सब लॉ के सामने बराबर हैं, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सेलिब्रिटी हो या फिर आम आदमी, सब एक ही लॉ के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर ट्रैफिक रूल तोड़ने पर आपका चालान कट सकता है तो किसी मिनिस्टर के भी कटना चाहिए चालान, और इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। फिर आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या है? तो इसका मतलब है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल को डिफरेंटली ट्रीट करो। एक एग्जांपल लो, जैसे स्कूल में क्लास 1 और क्लास 12 के स्टूडेंट का सिलेबस अलग होता है ना, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, है ना, क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है। और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ A.V. डाइसी के द्वारा। इसमें 3 पिलर्स दिए हैं। तो A.V. डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर बताए। पहला, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब किसी को भी ना बिना लॉ के पनिश नहीं किया जा सकता। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब ऑर्डिनरी कोर्ट के सामने इक्वल हैं। एंड द थर्ड वन इज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी राइट्स को ना कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया में रूलर भी लॉ से ऊपर नहीं है। अब कुछ देख लेते हैं कि टेस्ट अंडर आर्टिकल 14 कोर्ट ना कैसे डिसाइड करती है कि कोई भी लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं। 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। पहला, क्लासिफिकेशन टेस्ट, स्टेट डिफरेंट ग्रुप ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन में। कंडीशन 1 है कि क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, कंडीशन 2 है कि उसका ऑब्जेक्टिव से कनेक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल लो, जैसे सीनियर सिटीजन्स को ना रेलवे में कंसेशन देना, है ना, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है कि एल्डर पीपल को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा है नॉन आर्बिट्रेरी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट का एक्शन आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी करे तो फेयर हो, रीजनेबल हो, नॉन आर्बिट्री हो, है ना। एग्जाम्पल, जैसे अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे कि कल से रैंडमली कुछ लोगों की जॉब कैंसिल कर दी जाएगी, कोर्ट बोलेगी कि दिस इज़ आर्बिट्री एंड वायलेट्स आर्टिकल 14, है ना। अब कुछ एक्सेप्शन बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन टू द राइट इक्वालिटी, इसके कुछ एक्सेप्शन की बात करें तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है तो रिजर्वेशन की क्यों, मतलब रिजर्वेशन क्या है? क्या रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट है? बिल्कुल नहीं है। रिजर्वेशन का पर्पस है अनइक्वल लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। स्पेशल प्रोविजन देते हैं विमेन को, चिल्ड्रन को, OBC को, SC ST EWS को, है ना। ये सब आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, जैसे अगर 2 स्टूडेंट रेस में भाग रहे हैं, है ना, और एक स्टूडेंट स्टार्टिंग लाइन से 100 मीटर पीछे खड़े हो, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट देना इक्वालिटी नहीं है ना। उस स्टूडेंट को सपोर्ट देना ही रियल इक्वालिटी है कि अगर मतलब दोनों रेस में दौड़े तो सेम पोजीशन से दौड़े,
अब अगर कोई बड़े बच्चों और छोटे बच्चों की रेस होगी तो बड़े बच्चों को हो सकता है कि आप रेस लाइन से स्टार्ट करवाएं, छोटे बच्चों को उससे रेस लाइन से कुछ आगे रख खड़े करके दौड़ो, क्योंकि वो बच्चा है ना। सो यही होता है। आर्टिकल 15 की बात करें जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो आर्टिकल 14 जो है ना, 15 स्पेसिफिकली सिटीजन्स के लिए है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट बोले कि इस रिलीजन के लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन आर्टिकल 15 अलाउ करता है कि विमेन के लिए स्पेशल प्रोविज़न हो, चिल्ड्रन के लिए प्रोविज़न हो, रिजर्वेशन हो SC, ST, OBC, EWS के लिए। ठीक है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हम थोड़े केस की बात कर लें, इम्पॉर्टेंट कुछ केसेस के बारे में, जैसे EP रोयप्पा केस 1974 कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेरीनेस इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी। मेनका गांधी केस 1978 आर्टिकल 14 को ना आर्टिकल 19 और 20 के साथ रीड किया जाए, है ना। इंदिरा साहनी केस 1992 OBC रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया और जनरली जो है रिजर्वेशन लिमिट 50% के अंदर होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात किया। Now we'll talk about Article 16. So Article 16 कहता है कि all citizens shall have equality, सबको इक्वालिटी होना चाहिए इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन होनी चाहिए, सिलेक्शन कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पर नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 16(2) बोलता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। एग्जाम्पल लो, अगर नोटिफिकेशन आए कि सिर्फ XYZ रिलीजन के कैंडिडेट IAS बन सकते हैं तो ये डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, है ना। तो क्या रिजर्वेशन इक्वालिटी के अगेंस्ट है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि कुछ कम्युनिटीज़ जो है हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रही है, इसीलिए आर्टिकल 16(4) कहता है कि स्टेट बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि रियल इक्वालिटी अचीव करने का एक टूल है। एक सिंपल एग्जांपल लो, मान लीजिए 2 स्टूडेंट रेस में भाग रहे हैं, एक स्टूडेंट स्टार्टिंग लाइन पर है और दूसरा 100 मीटर पीछे। दोनों को सेम ट्रीटमेंट देना इक्वालिटी नहीं है, है ना। पीछे वाले स्टूडेंट को सपोर्ट देना ही सब्सटैंटिव इक्वालिटी है। अब मंडल कमीशन की बात करते हैं, तो अब आते हैं फेमस मंडल कमीशन पे। 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने BP मंडल की चेयरमैनशिप में कमीशन बनाया। ऑब्जेक्टिव था आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कमीशन ने रेकमेंड किया कि सेंट्रल सर्विसेज में OBC के लिए 27% रिजर्वेशन हो, और इस रिकमेंडेशन ने इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी दोनों को डीपली इम्पैक्ट किया, और इसी से जुड़ा हुआ है एक लैंडमार्क केस, इंदिरा साहनी केस 1992। तो इंदिरा साहनी केस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए कि OBC रिजर्वेशन वैलिड है, क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, टोटल रिजर्वेशन जनरली 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16(4) जो है इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं, बल्कि इक्वालिटी को अचीव करने का मेथड है। ठीक है। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सोचिए, आज से कुछ डिकेड पहले लोगों को सिर्फ ना कास्ट की वजह से मंदिर में एंट्री नहीं मिलती थी, पब्लिक वेल्स कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस सोशल इविल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टिकल 17 ना सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होता है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना पनिशेबल ऑफेंस है, और इसी पर्पस के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 आया और SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 बनाया गया। ओके। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कल से गवर्नमेंट लोगों को टाइटल देना शुरू कर दे, जैसे राजा ऑफ उत्तर प्रदेश, ड्यूक ऑफ दिल्ली, सर ऑफ मुंबई, तो क्या होगा? सोसाइटी में आर्टिफिशियल सुपीरियॉरिटी क्रिएट हो जाएगा, है ना। इसीलिए आर्टिकल 18 कहता है कि स्टेट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगा, है ना। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर अलाउड है, लेकिन हेरिडिटरी टाइटल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है ना। नेशनल अवार्ड की बात करें तो जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण, तो ये अलाउड है। क्यों? ये टाइटल नहीं है, ये अवार्ड है। आप अपने नाम के आगे ऑफिशियली भारत रत्न या पद्मश्री प्रीफिक्स नहीं लगा सकते,
ये सिर्फ ओनर है कि हाँ XYZ पर्सन इस चीज़ से ओनर्ड है, तो ऐसा बोल सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि पद्मश्री XYZ, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। सो अब जो है हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के ऊपर, जो है कि 6 फ्रीडम के बारे में बात करता है आर्टिकल 19। ओके, सो आर्टिकल 19 ना सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को 6 इम्पॉर्टेंट फ्रीडम देता है, मेन इसी फ्रीडम पैकेज कहते हैं हम। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a), मतलब आप अपनी बात बोल सकते हो, लिख सकते हो, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी पसंद नहीं आए तो आप पीसफुली क्रिटिसाइज कर सकते हो, है ना। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, ठीक है। आर्टिकल 19(1) जो है उसकी बात करें 1B, तो आप पीसफुली और विदाउट आर्म गैदर हो सकते हो। एग्जाम्पल, स्टूडेंट फ़ी हाइक के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर है आर्टिकल 19(1)(c), फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप ना यूनियन बना सकते हो, NGO बना सकते हो, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, और इंटरेस्टिंगली जो है आपको एसोसिएशन ज्वाइन ना करने का भी राइट है ना। फ्रीडम टू मूव फ्रीली आर्टिकल 19(1)(d), ये जो है आप इंडिया के किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर सकते हो, चाहे आप यूपी से केरला जाओ और हिमाचल से कर्नाटका जाओ, कोई परमिशन रिक्वायर नहीं है। फिफ्थ है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर आर्टिकल 19(1)(e), आप किसी भी स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो। अगर आप जो है हिमाचल से बेंगलोर जॉब के लिए मूव करना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है, ठीक है। फिर है 6th फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आर्टिकल 19(1)(g), आप अपनी चॉइस का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, टीचर, लॉयर, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर, सब पॉसिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको करियर चूज़ करने की फ्रीडम देते हैं। तो अब है कि क्या ये फ्रीडम जो है रिस्ट्रिक्टेड है या मतलब अनलिमिटेड है। अब सवाल है कि क्या फ्रीडम का मतलब जो मन आए वो करो, बिल्कुल नहीं। अगर फ्रीडम अनलिमिटेड हो जाए तो सोसाइटी में क्योस हो जाएगा, है ना। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। फ्रीडम के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर लें अगर हम, ठीक है, दिस वन फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये ना आर्टिकल 19 का ना सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप कि राइट्स है। इसके अंदर आता है स्पीकिंग, है ना, बोल सकते हो आप, राइट प्रेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट एक्सप्रेशन, आर्टिकल एक्सप्रेशन, राइट टू नो एंड इन्फॉर्मेशन, है ना। एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पर गवर्नमेंट पॉलिसी एनालाइज कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख सकते हो, आप पीसफुल क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन आप फेक न्यूज़ स्प्रेड नहीं कर सकते, वायलेंस इंसाइट नहीं कर सकते, और किसी की डिफेमेशन नहीं कर सकते। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करें आर्टिकल 19(2) की बात कर लेते हैं। तो हमने इनको D, E ये सबको हमने देखा। आर्टिकल 19(2) की बात करते हैं। दिस ओके वेट, आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, इसमें मेंशन नहीं है क्या, होने तो चाहिए, ये रहा। ओके, तो हाँ, स्पीच पर ना रेस्ट्रिक्शन लग सकता है इन इंटरेस्ट ऑफ, जैसे कि सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, है ना, उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। एक एग्जांपल लो, जैसे अगर कोई सोशल मीडिया पे वायलेंस स्प्रेड करने की अपील करे तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, क्योंकि फ्रीडम का मिसयूज़ अलाउ नहीं है ना। कुछ इंपॉर्टेंट केस ले लो, जैसे रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, इसमें ना कोर्ट IT एक्ट का सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर देता है, ठीक है, क्योंकि वेग रिस्ट्रिक्शन जो है ना फ्री स्पीच को हार्म कर सकता है। फिर है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक्सेस भी आर्टिकल 19(1)(a) से कनेक्टेड है। आज भी ना, आज के डिजिटल एज में ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अदर कुछ फ्रीडम देख लें अगर अंडर आर्टिकल 19 के, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली 19(1)(b), पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो लेकिन वेपन के साथ नहीं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर लेते हैं 19(1)(c), पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात कर लें 19(1)(d), सो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो। फ्रीडम ऑफ सॉरी इंडिया में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन कुछ ट्राइबल एरियाज़ में ना रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो प्रोटेक्ट इंडिजिनस कम्युनिटीज़,
को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की बात करें तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में सेटल हो सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रोफेशन के लिए ना क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS डिग्री चाहिए या फिर मेडिकल डिग्री चाहिए। कोई भी डायरेक्टली ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, तो ये चीज़ होता है। आर्टिकल 20 की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। तो पहला है कि नो एक्सपोज्ड फैक्ट टू लॉ। सिंपल मीनिंग है कि किसी भी पर्सन को उस एक्ट के लिए ना पनिश नहीं किया जा सकता जो उस वक्त क्राइम ही नहीं था। एग्जाम्पल, 2026 में ड्रोन उड़ाना लीगल है, 2027 में गवर्नमेंट उसे इलीगल डिक्लेयर कर दो। ऑब्वियसली कुछ कुछ एरिया में आप अभी भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते, बट आप जनरली अपने शादी घर में और ऐसे जगह ड्रोन यूज़ कर सकते हो, लीगल है। बट हो सकता है 2027 में उसे इलीगल डिक्लेयर कर दें, तो क्या आपके 2026 में ड्रोन उड़ाना जो आपने उड़ाया है वो उसके बेसिस पे आपको अरेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस वक्त वो इलीगल नहीं था। नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही ऑफेंस के लिए एक पर्सन को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने पनिशमेंट दी है तो उसी क्राइम के लिए ना दोबारा उस पर ट्रायल नहीं होगा। सिंपल लैंग्वेज में कि एक क्राइम एक ही पनिशमेंट होगा। तीसरा है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब इंक्रिमिनेशन, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप खुद ही अपने अगेंस्ट विटनेस बन जाओ। एग्जाम्पल, पुलिस आपसे ज़बरदस्ती कन्फेशन साइन नहीं करवा सकती। ये प्रोविज़न ना ह्यूमन डिग्निटी और फेयर ट्रायल को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 की बात करें तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना इस आर्टिकल को इतना एक्सपैंड कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स का ना कह सकते हो ये हार्ट कहा जाता है। मेनका गांधी केस 1978 क्या था इसमें, दिस वन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ सिर्फ लीगल होना ही इनफ नहीं है, लॉ को होना चाहिए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। गवर्नमेंट आर्बिट्रेरली एक्शन नहीं कर सकती। एक्सपैंडिंग डायमेंशन ऑफ, हम 21 की बात करते हैं, दिस पोर्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स इंक्लूड किए, जैसे राइट टू प्राइवेसी। आज आपका फ़ोन डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सअप चैट सब प्राइवेसी का पार्ट है। राइट टू लाइवलीहुड, इंसान को डिग्निफाइड वे से जीने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आर्टिकल 21 का पार्ट है, और इसीलिए दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर लोग बोलते हैं कि हमारे राइट्स का वायलेशन होता है ना। राइट टू स्पीडी ट्रायल, मतलब कोर्ट केसेस ना जनरेशन तक नहीं चलने चाहिए। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ओके। राइट टू लीगल एड, मतलब अगर किसी पर्सन के पास लॉयर हायर करने के पैसे नहीं हैं तो स्टेट हेल्प प्रोवाइड करेगी। फिर है राइट टू शेल्टर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब डिग्निफाइड लाइफ का पार्ट माना गया है ना। आर्टिकल 21 की बात कर लें, राइट टू एजुकेशन के बारे में। 2002 में यानी 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 21A इंसर्ट हुआ। ये कहता है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर एक पुअर फैमिली अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन को इंश्योर करें। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं, सोशल जस्टिस का टूल है। आर्टिकल 22 की बात करें तो ये जो है आर्टिकल 22, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पुलिस आपको अरेस्ट करती है, क्या पुलिस जो चाहे वो कर सकती है क्या? नहीं ना। आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन देता है। राइट टू अरेस्टेड पर्सन, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मतलब पहला कि राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, मतलब आपको बताया जाना चाहिए कि आप कौन से ग्राउंड पे किस रीज़न की वजह से अरेस्ट हुए। दूसरा, प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, दिस वन 22(2), ठीक है। मतलब पुलिस किसी पर्सन को इनडेफिनेटली कस्टडी में नहीं रख सकती, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। फिर है राइट टू कंसल्ट लॉयर, है ना। आप अपनी चॉइस के लॉयर से कंसल्ट कर सकते हो, ये फेयर ट्रायल का बेसिक प्रिंसिपल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें, दिस वन। तो अब एक यूनिक कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्राइम करने के बाद ना पनिशमेंट नहीं, बल्कि फ्यूचर में पॉसिबल हार्मफुल एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन। एग्जांपल, अगर अथॉरिटी को ना जेन्युइन थ्रेट लगता है कि कोई पर्सन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करता है, लेकिन सेफ गार्ड के साथ अलाउ करता है।
ठीक है, अब जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसकी बात करते हैं। ओके, यस, दिस वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी इंसान को ना ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और किसी इंसान को ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता। स्लेव जैसे होते थे ना वो। तो एग्जांपल, जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर से बोले कि तुम्हें बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, ये किसी का पासपोर्ट रखकर उसे फोर्स कर किया जाए काम करने के लिए, तो ये फोर्स लेबर है और कॉन्स्टिट्यूशन इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे लॉ बनाए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो आज भी न्यूज़ में हम देखते हैं विमेन की ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, फोर्स बेगिंग, है ना, रैकेट्स चलते हैं। सो आर्टिकल 23 इन सब को प्रोहिबिट करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये राइट ना सिटीज़न को भी मिलता है और फॉरेनर को भी मिलता है। आर्टिकल 24 की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम एज के बच्चों को आप ना फैक्ट्री में रख सकते, ना माइंस में, ना हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा 10 साल का है और अगर फायरवर्क फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये आर्टिकल 24 का वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि बच्चों के हाथ में बुक्स होनी चाहिए, टूल्स नहीं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, दिस वन। ओके, सो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन सेक्युलर का मतलब रिलीजन लेस नहीं है। सेक्युलर का मतलब होता है स्टेट सभी रिलीजन का इक्वल रिस्पेक्ट करेगा। सो आर्टिकल 25 हर पर्सन को राइट देता है प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन। एग्जाम्पल, आप मंदिर जा सकते हो, चर्च जा सकते हो, मॉस्क जा सकते हो, गुरुद्वारे जा सकते हो, या किसी रिलीजन को फॉलो ही नहीं करना चाहते हो तो मत करो, आप फ्री हो। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोपेगेट का मतलब है अपनी रिलीजन के बारे में बताना, लेकिन फोर्सफुली कन्वर्जन कराना अलाउड नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 26 जो है, हर रिलीजन डिनोमिनेशन को अपनी रिलीजियस अफेयर मैनेज करने का राइट है। एग्जाम्पल, एक टेम्पल, ट्रस्ट या चर्च अपने इंटरनल रिलीजियस मैटर मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी पर्सन को ना आप फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे और उसके लिए टैक्स भरे, आप वो नहीं कर सकते। आर्टिकल 28 बोलता है कि स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं हो सकता। अगर वहाँ वो स्कूल इसलिए चल रहा है बिकॉज स्टेट उसमें पैसे लगा रही है, तो वहाँ पे रिलीजियस स्टडी नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूल किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये रिलीजन फॉलो करो वरना नहीं निकाले जाओगे, है ना। सो सिरूर मत केस आया था 1954 में ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन डेवलप की। यानी हर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं पाती, सिर्फ इसेंशियल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्शन मिलती है। ये सिरूर मठ केस में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। ये इंडिया ना डाइवर्स कंट्री है, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं यहाँ पे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि कोई भी ना मेजॉरिटी अपनी आइडेंटिटी लूज़ ना करे। सो आर्टिकल 29 किसी भी ग्रुप को लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर प्रिजर्व करने का राइट देता है ना। एग्जाम्पल, अगर किसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज में स्कूल चलाना है या कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 29(2) जो है ये किसी भी दिस वन ये वाला ये किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, है ना। एग्जाम्पल, जैसे अगर गवर्नमेंट कॉलेज कहे कि इस रिलीजन के स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते, तो ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 30 जो है ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को राइट को देता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का या उन्हें एडमिनिस्टर करने का। माइनॉरिटी को राइट देता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को। एग्जाम्पल, जैसे क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने स्कूल और कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये राइट ना एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए रीजनेबल रेगुलेशन इम्पोज कर सकती है। अब कुछ ना इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, जैसे सेंट स्टेफन कॉलेज केस 1992। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्टूडेंट एडमिट करने में जो है स्टूडेंट्स एडमिट करने में सर्टेन ऑटोनॉमी दी गई थी। TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के राइट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन रीजनेबल रेगुलेशन भी वैलिड होंगे। ठीक है, अब जो है हम बात कर लेते हैं 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में।
तो बेसिकली आर्टिकल 32 ना हमें राइट्स देता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आर्टिकल 32 खुद भी एक फंडामेंटल राइट्स है, मतलब कि अगर किसी ने आपका फंडामेंटल राइट्स छीना तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की भी राइट देता है। और इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा कि आर्टिकल 32 इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से जेल में बंद कर दिया जाए, या किसी स्टूडेंट को कास्ट के बेसिस पर ना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ना दिया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226 के बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। सिंपल ट्रिक है, आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट देता है, आर्टिकल 26 के लिए 226 के लिए हाई कोर्ट जा सकते हो। डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 ना ओनली फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए है। आर्टिकल 226 जो है फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स भी है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोले कि हाई कोर्ट की पावर ना थोड़ी वाइड होती है, बड़ी होती है, लेकिन आर्टिकल 32 डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ फंडामेंटल राइट दिया है। अब इसमें ना कुछ रिट की बात कर लेते हैं। 5 रिट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम का ये फेवरेट टॉपिक है रिट्स। मैं आपको ना इन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस सबसे इम्पॉर्टेंट रेट है। एग्जाम्पल, पुलिस किसी भी पर्सन को इलीगली जो है डिटेन कर लेती है, फैमिली कोर्ट जाते हैं, है ना, यू मे हैव द बॉडी। कोर्ट बोलती है कि उस पर्सन को मेरे सामने प्रेजेंट करो। ठीक है, इसी को कहते हैं हेबियस कॉर्पस। कोर्ट ऑर्डर देगा कि उसको मेरे सामने प्रेजेंट करो। फिर उसके बाद आता है मैंडेमस। कोर्ट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को उसका ड्यूटी परफॉर्म करने का ऑर्डर देती है। एग्जाम्पल, कि आप लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो, फिर भी अथॉरिटी जानबूझकर लाइसेंस इशू ना करे तो कोर्ट कहेगी कि अपना ड्यूटी परफॉर्म करो और उसको लाइसेंस दो। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, टू फॉरवर्ड, ये क्या है? सो हाई कोर्ट ना लोअर कोर्ट को रोक सकता है। एग्जाम्पल, एक ट्राइब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है तो हाई कोर्ट कहेगी कि स्टॉप, तुम ये केस हेयर नहीं कर सकते, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। सर्टियोरिटी मतलब कि यहाँ हायर कोर्ट ना लोअर कोर्ट को ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। एग्जाम्पल, अगर लोअर कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस वायलेट किया हो, सिंपल ट्रिक है, प्रोहिबिशन प्रिवेंट करता है, सर्टियोरिटी कैंसिल करता है। को वारंटी मतलब बाय वॉट अथॉरिटी, किस हक से। तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट पूछती है कि आप ये पब्लिक ऑफिस किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन इलीगली वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया जाए तो कोर्ट उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकती है। आर्टिकल 33 की बात करते हैं। सो पार्लियामेंट ये कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो पार्लियामेंट ना आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्यों? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। इमेजिन अगर सोल्जर्स बॉर्डर पे स्ट्राइक और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दे तो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट हो सकती है ना, इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 34 इज़ मार्शल लॉ। तो अगर किसी एरिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो और मार्शल लॉ इम्पोज हो जाए तो पार्लियामेंट एक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ना इंडेमिनिटी लॉज बना सकती है। पर्पस बस यही है कि पीस एंड ऑर्डर रिस्टोर करना। ठीक है, आर्टिकल 35 की बात करें तो कुछ मैटर्स पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉज बना सकते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रोविज़न। ये पूरी कंट्री में ना यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करता है। सो आज का बिगेस्ट टेक अवे यही है कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। रिट्स जो है सिटीजन्स के राइट के पावरफुल वेपन्स हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन हैं। और याद रखिए कि राइट्स विदाउट रेमेडीज़ आर मेयरली प्रॉमिस, रेमेडीज़ मेक राइट रियल। तो राइट जो है ना बिना रेमेडीज़ के बस एक प्रॉमिस है, रेमेडीज़ जो है राइट्स को रियल बनाता है। सो बताना कि आपके अकॉर्डिंग ना सबसे पावरफुल रिट कौन से हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस या कोई और। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप